सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज़ रंजन और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है इस सेशन पर। ये जो सेशन है आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव मस्त तरीके से हम लोग 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं आज यूडब्ल्यूटी सब्जेक्ट के। तो रेडी हो जाइएगा। पीजीसीआईएल डीटी के एग्जामिनेशन की जितने बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई होप अभी तक एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर लिए होंगे, एग्जाम सेंटर देख चुके होंगे कि कहाँ पर आपको जाना है और उसके लिए सारी रिजर्वेशन सारी बुकिंग जो है वो कर चुके होंगे। तो अब किस चीज़ का समय? अब इस चीज़ का समय है कि जितने लास्ट मोमेंट पे जितने कंसेप्ट जितनी सारी चीज़ें जो है रिवाइज कर सके, पिक कर सकें, वो सारा कुछ कर लीजिए। और खास तौर पे ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट जैसे कि यूडब्ल्यूटी एस्टिमेशन, टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी जितने जो एडिशनल चीज़ें हैं जो वहाँ पर एक एक मार्क्स हमारा लूज करवाती हैं, इनको ऐड कर लो आप साथ में। बड़े सब्जेक्ट्स आप कर चुके हैं, इन छोटे सब्जेक्ट्स को भी पैक ऑन कर लेते हैं ताकि एग्जामिनेशन में एक भी चीज़ें ऐसी ना हो जो हमारी पढ़ी हुई ना हो या हमसे बन ना रही हो। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से। चलिए तो शुरुआत करते हैं यूडब्ल्यूटी। आज यूडब्ल्यूटी में भी क्या स्पेशल है, उसमें भी एक स्पेसिफिक टॉपिक आपके लिए लेकर के आऊं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में। तो बी प्रिपेयर्ड। आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको तुरंत जल्दी से बता दूं। आज प्योरली मैं आपको इल्यूमिनेशन के टॉपिक से क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। मस्त बढ़िया से यूनिक से क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है इल्यूमिनेशन, इस टॉपिक से आप जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो इसी टॉपिक से बनते हैं यूडब्ल्यूटी सब्जेक्ट से। तो आज हम लोग इसी टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे थ्रू 20 क्वेश्चंस जो अब बैक टू बैक आएंगे आपके सामने। कोशिश करिएगा मेरे से पहले आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड में या कॉपी में कहीं पर लिख लीजिएगा, और फिर जब मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, आंसर बताऊंगा, तो देखिएगा कि आंसर जो है वो कितना मैच होता है। तो बिना देरी किए पहला क्वेश्चन लेकर के आते हैं आज का। सो हियर कम्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लाइट जल रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प इज नोन फॉर इट्स हाई प्रेशर डिस्चार्ज एंड ऑरेंज येलो लाइट एमिशन। कौन सा लैंप जो होता है उसको उसके हाई प्रेशर डिस्चार्ज के लिए जाना जाता है और साथ में ऑरेंज येलो एमिशन जो है उसके लिए जाना जाता है। ये लैंप की फोटो देख करके आप पहचान गए होंगे कि कौन सा लैंप है। पीले कलर की रोशनी देने वाला जो है मेजरली एक ही लैंप है, दैट इज द सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप ही ये काम करता है। सोडियम वेपर में भी दो कैटेगरी है कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर। ठीक, तो एक होता है एलपीएसवी, दूसरे को हम लोग बोलते हैं एचपीएसवी। वन इज एचपीएसवी एंड सेकंड वन इज एलपीएसवी, लो प्रेशर सोडियम वेपर एंड हाई प्रेशर सोडियम वेपर। जब कलर रेंडरिंग इंडेक्स की बात करेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एलपीएसवी सबसे खराब कलर रेंडरिंग इंडेक्स, इनफैक्ट नेगेटिव कलर रेंडरिंग इंडेक्स सारे के सारे लैंप कैटेगरी में एक ही लैंप का होता है। किसका? एलपीएसवी का, लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का। ठीक है, एचपीएसवी की भी कलर रेंडरिंग इंडेक्स कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, बट इसके तुलना में तो अच्छी रहती है, काफ़ी बेटर रहती है इसकी। ठीक है, डेटा हम लोग लिखे हुए हैं कॉपी में एकदम मस्त। क्वेश्चन में क्या पूछा आपको? ऑरेंज येलो लाइट। देखिए सोडियम वेपर लैंप इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और अगर हमको मान लो ये ध्यान में नहीं है, फोटो तो नहीं दिया रहेगा ना एग्जाम में, तो आप वहां पर कैसे इसको वो करेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो देखिए इनकैंडिसेंट लैंप जो होता है वो नॉर्मल नेचुरल कलर की लाइट जो है उस तरीके का आउटपुट देता है, हल्का येलोइश रहता है बट ऑरेंज टिंट नहीं रहता उतना ज़्यादा। आप फ्लोरेसेंट ट्यूब लैंप की बात करेंगे तो हल्का डे लाइट इफेक्ट या वाइट टाइप का जो रोशनी होता है वो ये प्रोवाइड करता है। मरकरी वेपर लैंप जो है वो किस तरीके का आउटपुट प्रोवाइड करता है? ब्लूइश वाइट टाइप का रोशनी जो है वो क्रिएट करता है। तो बच गया ऑप्शंस में से डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कैमरे के लेंस के थ्रू लगता है लाइट जो है वो गुजर रही है बहुत खतरनाक तरीके से। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा आपको क्वेश्चन देखने में। और सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच टर्म रिप्रेजेंट्स द एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट अचीव्ड इन अ लेजर और अदर कोहेरेंट लाइट सोर्सेस। सबसे पहला दो तीन वर्ड जो है उसका मीनिंग एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा। कोहेरेंट क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, डिस्पर्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ये सारी इस टाइप की चीज़ें अभी आने वाले क्वेश्चन में मैंने यही सारे वर्ड्स रखे हैं आपके लिए, जहां पर फंसते हैं, जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स फंसते हैं इस पॉइंट पर। इरेडियंस पूछ लेता है, ल्यूमिनेंस, इल्यूमिनेंस अलग पूछता है, ल्यूमिनस एफिकेसी टाइप के जो वर्ड्स जो देता है इसमें फंस जाते हैं ना बहुत सारे लोग। तो घबराना नहीं, इसमें हिंदी कन्वर्जन भी जब होता है वो भी नहीं समझ में आता है कई बार, तो एकदम क्लियर रखेंगे इसको। देखिए यहाँ बात कर रहे हैं लेजर लाइट की। ठीक है, लेजर का मतलब लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट का एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का जो एमिशन हो रहा है उसके स्टिम्युलेशन से जो लाइट का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। यहाँ जब एम्प्लीफिकेशन वर्ड जब यूज होता है ना, तो इस बात को ऐसे समझिएगा कि इट इज अ कैस्केडेड फॉर्म। इसको हम लोग बोलते हैं कैस्केडेड एमिशन ऑफ फोटॉन्स। कैस्केडेड एमिशन ऑफ फोटॉन्स की, फोटॉन्स की जो एमिशन हो रही है उसको कैस्केड फॉर्म में हम ऐड करते चले जा रहे हैं, और वो बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा एम्पलीफाई हो जा रहा है कि आपको यहाँ से दिख जाएगा ये डिफरेंस।
ठीक, तो ये एम्पलीफिकेशन जो हो रहा है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, या अदर कोहेरेंट लाइट सोर्सेस, कोहेरेंट लाइट सोर्सेस जो एक दूसरे से बिल्कुल, इनकी जो वेव होती है वो एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल होती है और बिल्कुल समान साइज की होती है दोनों डायरेक्शन में, मतलब इनकी एम्पलीट्यूड जो होती है वो बिल्कुल बराबर रहती है, इस तरीके का आउटपुट निकल के आता है। ठीक, तो आंसर क्या होगा इसका कि कौन सा टर्म एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट अचीव्ड इन अ लेजर और अदर कोहेरेंट सोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, वो टर्म रिप्रेजेंट करता है लाइट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। वो टर्म रिप्रेजेंट करता है किसको, लाइट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, ठीक है। इसमें एक और टर्म लिखा हुआ है यूटिलाइजेशन फैक्टर, तो चलो हम लोग सब जानते हैं कि भाई लैम्प की जो आउटपुट है उसमें से कितना हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, कितना रिसीव कर पा रहे हैं। ठीक, इसमें एक लास्ट में एक वर्ड लिखा हुआ है इररेडियंस, इररेडियंस। क्या ये इररेडियंस वर्ड आपको क्लियर है, ये आगे चल के किसी क्वेश्चन में फिर आएगा, ये इररेडियंस वर्ड क्लियर है क्या? इट इज नोन एज, देखिए इररेडियंस को हम लोग बोलते हैं, इट इज द फ्लक्स ऑफ रेडिएटेड वेव पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक, तो फ्लक्स ऑफ रेडिएटेड वेव पर यूनिट एरिया के फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रेडियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि रेडिएंट एनर्जी का फ्लो किसी माध्यम से कितना हो रहा है पर यूनिट एरिया पर, कितना हमको मिल रहा है। क्लियर, चलिए ये वाला पॉइंट और डिस्कस करेंगे जब ये सवाल के अंदर आएगा। तो लेजर इसी फंडामेंटल पे काम करता है और इसकी लाइट की एम्पलीफिकेशन, इसको गेन भी बोला जाता है कई बार, कभी कभी हो सकता है एम्पलीफिकेशन वर्ड ना यूज करे तो गेन वर्ड यूज करेगा, समझ जाइएगा इसको, तभी भी ये लाइट एम्पलीफिकेशन फैक्टर या गेन की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल लेते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर इन द कैलकुलेशन ऑफ इररेडियंस ऑन अ सरफेस। किसी सरफेस पर जब इरेडियंस हो रहा है, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जब सूर्य की रोशनी के लिए, खास तौर पे ये वो बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे जिन्होंने पीवी मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ा हुआ है। अगर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आप पढ़ें और सोलार पीवी मॉड्यूल्स के बारे में आप पढ़ें तो वहां पर आपको इस टॉपिक का थोड़ा सा एक अच्छा सा आइडिया जो है वो दिखता है। वहां पर बात करते हैं सोलार इरेडियंस की, कि सोलार इरेडियंस जो अर्थ पर पड़ रहा है, अर्थ के सरफेस पर जो पहुंच रहा है, उसका हम कैसे कन्वर्जन कर रहे हैं, तो वहां पर ये वर्ड आता है और वहां पर इसका मीनिंग थोड़ा सा इलेबोरेट होता है फिर। तो व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर ऑफ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इरेडियंस, जब इरेडियंस को कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए प्राइमरी फैक्टर कौन सा होगा, प्राइमरी फैक्टर इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा होगा। देखिए अब ऐसे केसेस, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जहां पे एक से ज्यादा ऑप्शन सही होता है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे गलती करवाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे सवाल बहुत कम होते हैं जिसमें डायरेक्टली आपसे गलत हो जाए। नॉर्मली गलती कहां पर होती है, जहां पर मल्टीपल आंसर सही दिख रहे हैं और आपको बेस्ट ऑफ द 2 या बेस्ट ऑफ द 3 जो है वो देखना है। ठीक है, एक आध गलत ऑप्शन है और 3 सही है पता चला, तो उस 3 सही में से भी आपको एकदम परफेक्ट आंसर देखना है। ल्यूमिनस फ्लक्स बिल्कुल इसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन इससे ज्यादा इरेडियंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा पता है, प्राइमरी, अगर मैं इसका डिपेंडेंसी देखूं तो वो इल्यूमिनेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ना यूटिलाइजेशन फैक्टर के ऊपर, ना कैंडल पावर के ऊपर। सीधा सीधा इसका राइट आंसर जो होगा दैट इज इल्यूमिनेंस। ठीक है, कि कितना ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट हो रहा है किसी एक सरफेस के ऊपर, कितना ल्यूमिनस फ्लक्स जो है वो इंसिडेंट हो रहा है किसी सरफेस के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तो सरफेस का पर यूनिट एरिया के हिसाब से जितना इंसिडेंट ल्यूमिनस फ्लक्स, उस हिसाब से हम लोग इसकी इरेडियंस को एक्सप्रेस करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग पहुंच गए इसी के साथ, और चौथा सवाल आप देख रहे हैं यहां पर ऑन स्क्रीन। लिखा हुआ है विच टर्म रेफर्स टू द रेशियो ऑफ एवरेज इल्यूमिनेंस ऑन अ वर्किंग प्लेन टू द मैक्सिमम इल्यूमिनेंस एट एनी पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। इसको थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा तुरंत। देखिए अगर सपोज कर लीजिए कि यहां पर एक लाइट का सोर्स है, ठीक है, यहां पर एक लाइट का सोर्स है और ये अलग अलग डायरेक्शन में हमको आउटपुट प्रोवाइड करके दे रहा है। ठीक है, और आपके पास यहां पर एक पूरी सरफेस जो है वो बनी हुई है, आपके पास पूरी की पूरी यहां पर एक सरफेस जो है वो क्रिएटेड है। अब आपको बोलता है कि इसमें से कौन सा टर्म बताता है कि रेशियो ऑफ एवरेज इल्यूमिनेंस ऑन अ वर्किंग प्लेन। अब ये हमारा वर्किंग प्लेन है, इसका इस पर जितना भी इल्यूमिनेशन पड़ रहा है, जितना भी इल्यूमिनेंस हो रहा है, इस पूरे का एवरेज, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू द मैक्सिमम इल्यूमिनेंस एट एनी पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। अब इसी प्लेन में हो सकता है कि इस लाइट सोर्स के इमीडिएट नीचे इस जगह पर मैक्सिमम इल्यूमिनेंस हो रहा है, मैक्सिमम इल्यूमिनेंस हो रहा है, तो इनके बीच का जो रेशियो है उसको क्या बोला जाता है, दैट रेशियो इज रिफर्ड एज व्हाट, इसको कोहेरेंस बोलते हैं। देखिए कोहेरेंस का फंडामेंटल इससे अलग है। यूटिलाइजेशन फैक्टर आपको बताता है आउटपुट और उसके हिसाब से वो कितना रिसीव हो रहा है, वो एवरेज और मैक्स के बीच का कंपैरिजन नहीं बताता है, तो इसलिए ये भी नहीं है। इल्यूमिनेंस का रेशियो, इल्यूमिनेंस रेशियो भी नहीं बोलते हैं, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा डी और बी ऑप्शन पे,
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। इट इज़ नोन एज द स्पेस हाइट रेशियो। बेसिकली स्पेस हाइट रेशियो यही चीज़ करता है। स्पेस हाइट रेशियो इसी चीज़ के लिए, इसी को मेजर करने के लिए, इसी को ठीक करने के लिए, ताकि यूनिफॉर्मिटी प्रॉपर बनी रहे, उसके लिए ही हम एडजस्ट करते हैं। तो अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो आसपास के एरिया में क्या होगा, इल्यूमिनेशन कम होगा, इसके इमीडिएट नीचे इल्यूमिनेशन ज़्यादा होगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर इल्यूमिनेशन ज़्यादा होगा तो ये मैक्सिमम की वैल्यू जो है ये बढ़ जाएगी, और जो आपका एवरेज निकाल रहे थे वो एवरेज रिड्यूस हो जाएगा, छोटा आएगा वो एवरेज, वो तो वैसे भी छोटा ही आएगा एवरेज की वैल्यू। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो फिर इसको नीचे लेकर के आते हैं ताकि इल्यूमिनेशन का लेवल ऑलमोस्ट, जब एवरेज भी निकालें तो वो इस मैक्सिमम के करीब करीब दिखे बाकी की जगह पर भी, तब हम समझते हैं कि अच्छा यूनिफॉर्मिटी से लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पूरे वर्किंग प्लेन पर। ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। उस कंडीशन में एफिकेसी जो होती है उसकी डेटा भी हाई हो जाती है वहां से। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच गए हम लोग। इसी के साथ बैक टू बैक 20 क्वेश्चंस बनाने वाले हैं एकदम जल्दी से, फटाफट से। ठीक है, कोशिश करूंगा आपका कम से कम समय लूं और यहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस में करवाते जाऊं। लिखा हुआ है विच टर्म रेफर्स टू द मेजर ऑफ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ लाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ टास्क एरिया। ठीक है, इसमें से कौन सा टर्म जो है वो इट मेजर्स द यूनिफॉर्मिटी ऑफ लाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टास्क एरिया। किसी टास्क एरिया पर लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, अभी जिसकी मैं बात कर रहा था, उसको कौन सा टर्म जो है वो रिप्रेजेंट करता है, उसको कौन सा टर्म जो है वो रिप्रेजेंट करता है। SHR भी दिया हुआ है, स्पेस हाइट रेशियो। देखिए क्वेश्चन का तरीका बदल दिया है पूछने का। ठीक है, तो आप फंस जाएंगे अगर बी ऑप्शन पे आएंगे तो। लिखा हुआ है विच टर्म रेफर्स टू द मेजर ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ लाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द टास्क एरिया। जो टास्क एरिया है इस पर लाइट के डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है या नहीं, या उस चीज़ का या इसकी यूनिफॉर्मिटी का मेजर जो है वो कौन से टर्म से पता चलता है हमको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। गलती से बी को मत टिक करिएगा, बोलेंगे सर अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आप बताए थे कि यूनिफॉर्मिटी जो है वो उस पर, देखिए यूनिफॉर्मिटी जो है SHR पे डिपेंड करती है। यहाँ मेजर पूछा है आपको कि कौन सा फैक्टर जो है, या उसका नाम पूछा है कि कौन से नाम से हम उस यूनिफॉर्मिटी को समझते हैं, या किस टर्म से हम इसको समझते हैं। तो दैट इज बेसिकली यूटिलाइजेशन फैक्टर। UF जितना अच्छा होता है वो बताता है कि यूनिफॉर्मिटी उतनी ज़्यादा अच्छी है। वैसे इसकी यूनिफॉर्मिटी को चेक किया जाता है पोलार कर्व ड्रॉ करके। जब रॉसियस कंस्ट्रक्शन होता है, पोलार कर्व जब इसका बनाया जाता है ना, आप ये पढ़े हुए हैं, पोलार कर्व कुछ ऐसा इस तरीके का ऐसा बनता है इसका, ऐसा इस तरीके का। यहाँ पर डिप दिखाई देता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे हम इस कर्व को स्टडी करते हैं ना, अलग अलग डिग्री, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे। तो ये जो पोलार कर्व रहता है, अब फिर वो डिपेंड करता है कि आप हॉरिजॉन्टल पोलार कर्व बना रहे हैं कि आप वर्टिकल पोलार कर्व बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट पोलार कर्व्स क्रिएट होते हैं। तो उससे हम देखते हैं कि उसके इल्यूमिनेशन लेवल पे कितना फर्क आया, लाइट के सोर्स से कितना डिस्टेंस आप बढ़ाए तो उस हिसाब से इल्यूमिनेशन लेवल पे और कितना चेंज आया। अलग अलग डिग्रीज या एंगल्स पर भी जो चेंजेस होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। CRI तो इस रेस से ही बाहर है। SHR हो सकता था एक ऑप्शन, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टर्म पूछा है आपको, और ये जो है ना SHR दैट इज अ डिपेंडिंग फैक्टर या डिसाइडिंग फैक्टर, कि इसकी वजह से इसमें चेंजेस आता है, वो नहीं पूछा हमको क्वेश्चन में। हमको टर्म पूछा है कि कौन सा टर्म है, उसका बस खाली नाम बताना है हमको कि किस टर्म के ऊपर ये इस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं। MSCP मीन स्फेरिकल कैंडल पावर भी नहीं है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम लोग जल्दी से। तो अगला सवाल आ गया अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। लिखा हुआ है इफ अ लैम्प हैज अ ल्यूमिनस एफिकेसी ऑफ 40 ल्यूमेन पर वॉट एंड एमिट्स लाइट विथ अ पावर ऑफ 80 वॉट्स देन व्हाट इज द ल्यूमिनस फ्लक्स। देखिए ल्यूमिनस एफिकेसी या एफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करें तो दैट इज ल्यूमेंस, दैट इज गिवन एज ल्यूमेंस पर वॉट्स। वैसे आपको ये यूनिट से ही आपको अंदाजा लग जाएगा फॉर्मूले का कि कितना ल्यूमेन आउटपुट दे रहा है और उसके बदले कितना इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम कर रहा है इन द टर्म्स ऑफ वाट्स। ठीक है, तो फाई अपॉन पी के फॉर्म में आप इसको लिख रहे हो। एफिकेसी आपको 40 दे रखा है क्वेश्चन में, और यहाँ डेटा में आपको दिया एमिट्स लाइट विद अ पावर ऑफ 40 वॉट, तो डिवाइडेड बाई 40 हो गया, और यहाँ पर सॉरी 40 की जगह 80 है, 80 है ना, 80 वॉट दिया हुआ, और यहाँ पर 5। तो आपको 5 का डेटा पूछा, आप बता सकते हैं 4 8 32 3200 ल्यूमेंस। बिल्कुल डायरेक्ट सवाल था, ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सी ऑप्शन बिना किसी डाउट के आंसर आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ लाइट सोर्स हैज अ ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ 500 ल्यूमेंस। लाइट सोर्स है, 500 ल्यूमेंस की ल्यूमिनस फ्लक्स है, मतलब आपको फाई की वैल्यू दे रखा है 500। ठीक है, लिखा हुआ है इफ द मीन स्फेरिकल कैंडल पावर इज 100 पाई
MSCP कितना दिया आपको 100 पाई. Then what is the total solid angle in T radians? What is the total solid angle in T radians? Phi upon omega is MSCP. ठीक है, MSCP दे दिया, phi दे दिया मुझको, ओमेगा की वैल्यू पूछा है तो ओमेगा इज इक्वल टू phi अपॉन MSCP. क्या ये डेटा सही है? क्या ये फॉर्मूला सही लग रहा है क्या किसी एंगल से? क्या ये फॉर्मूला जो है सही लग रहा है? अगर ये सही लग रहा है तो आप इसको डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ जाना चाहिए. ठीक है, आप इसको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाना चाहिए. तो बिल्कुल यार 500 रख दो. MSCP का डेटा कितना है? 100 पाई है. सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 5 अपॉन पाई. 5 नहीं, 5 अपॉन पाई हो जाएगा. क्या यहाँ पे ऑप्शन में है? पाई बाई 5 ऑप्शन में है. कहाँ पर गलती हो रही है? कहाँ पर गलती हो रही है? देखिए, टोटल सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू द ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाई MSCP. लिखे हम लोग सही. अब ल्यूमिनस फ्लक्स की वैल्यू कितना दिया है? ल्यूमिनस फ्लक्स तो 500 ल्यूमेन दे रखा है. लाइट सोर्स हैज अ ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ 5. इफ द मीन स्फेरिकल कैंडल पावर MSCP यहाँ पर है, देन व्हाट इज द टोटल सॉलिड एंगल इन T रेडियंस? टोटल सॉलिड एंगल इन T रेडियंस. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, अगर ये डेटा सही है तो 5 अपॉन पाई ही इसका राइट आंसर होगा. 5 अपॉन पाई शुड बी इट्स राइट आंसर. इसका उल्टा सही नहीं है. ठीक है, तो ऑप्शन को जरा सुधार लेंगे. ए ऑप्शन भले होगा लेकिन 5 बाई पाई होगा. पाई बाई 5 जो है वो थोड़ा सा अजीब ऑप्शन हो गया. ठीक है, तो जहां करेक्शन रिक्वायर्ड है वहां करेक्शन जरूर से करते जाएंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग जरा. अगला सवाल जो है इस पे क्या लिखा हुआ है? 8वां क्वेश्चन बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. ये फोटो देख के मैं समझ गया कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है. व्हाट इज द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ अ फोटोमीटर इन मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ लाइट? यहाँ पे फोटोमीटर रखा हुआ है. फोटोमीटर बेंच आप लोग पढ़े हुए हैं. इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर वो बेस करता है. ये सवाल पूछ चुका है कई बार एग्जामिनेशन में कि फोटोमीटर बेंच जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है. तो भाई ये बेस करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ के फंडामेंटल के ऊपर. ठीक है, कि इल्यूमिनेशन जो है आई अपॉन डी के स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. इल्यूमिनेशन एट अ सरफेस जो होगा, अगर आप उसके एंगल में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जितनी डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे उसके स्क्वायर वैल्यू के हिसाब से इल्यूमिनेशन घटती जाएगी और इंटेंसिटी जो है वो उस हिसाब से चेंज होती चली जाएगी. ठीक है, तो अब देखते हैं जरा. इंटेंसिटी अगर फिक्स है तो इल्यूमिनेशन फिर जो है वो रिड्यूस होने लग जाएगा विद द डिस्टेंस. चलिए, तो अब क्वेश्चन में बोलता है कि व्हाट इज द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ अ फोटोमीटर. ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है. ऐसे सवाल कम पूछे जाते हैं, बट अगर पूछ लिया तो मजा आ जाएगा आपको, बढ़िया से आप बना के आओगे. तो बोलता है लिमिटेशन ऑफ फोटोमीटर क्या है इन मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ लाइट. ये सब वो सवाल है जो आपको अभी तक नहीं दिखेंगे बहुत सारे एग्जामिनेशंस में, बट अब दिख सकते हैं. अगर न्यू क्वेश्चंस का ट्रेंड आया ऐसे सवाल भी दिखेंगे फिर पेपर में. ठीक है, चलिए देखते हैं. तो लाइट की क्वालिटी को मेजर करने में फोटोमीटर किस मामले में कम पड़ जाता है? आसान शब्दों में ये मतलब है इस क्वेश्चन का. तो फर्स्ट ऑप्शन सेज कि इनएबिलिटी टू मेजर द इल्यूमिनेंस. सेकंड ऑप्शन सेज लिमिटेड एक्यूरेसी इन मेजरिंग द कलर टेम्परेचर. थर्ड ऑप्शन बोलता है लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू डिफरेंट वेवलेंथ. लास्ट ऑप्शन बोलता है इनएबिलिटी टू मेजर द इल्यूमिनेंस या ल्यूमिनेंस. इस क्वेश्चन के अंदर 2 सही आंसर हैं और आपको उस 2 में से बेस्ट आंसर चुनना है. ठीक है, यहां पे भी मल्टीपल आंसर जो है वो राइट है, ये ध्यान रखिएगा. एक से ज्यादा आंसर यहां सही है, आपको एकदम परफेक्ट बेस्ट आंसर जो है वो चुनना पड़ेगा. ठीक, कौन कौन सा आंसर सही है मैं आपको बताता हूं. इनएबिलिटी टू मेजर द इल्यूमिनेंस इज रॉन्ग आंसर. ऐसा कुछ नहीं है, इल्यूमिनेंस की लेवल को मेजर कर सकता है. बी ऑप्शन बोलता है लिमिटेड एक्यूरेसी इन मेजरिंग द कलर टेम्परेचर. सही आंसर है ये बिल्कुल सही बात है. और सी ऑप्शन बोलता है लैक ऑफ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स डिफरेंट वेवलेंथ. सी ऑप्शन भी सही है. डी गलत है, ए ऑप्शन गलत है. क्यों? अब मैं आपको इसका कारण समझाता हूं. ऐसे समझिएगा, फोटोमीटर को ऐसे समझिए, कोई ऐसा पर्सन है जो कलर ब्लाइंड है. फोटोमीटर को भूल जाइए 2 मिनट के लिए. एक एग्जांपल लीजिए कि एक ऐसा बंदा है जो कलर ब्लाइंड है, जिसको रंगों का कोई समझ नहीं है, लेकिन उसको रोशनी जो है, उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी जो है, उसकी समझ बकायदे है. तो मान लीजिए अगर किसी को दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है, लेकिन उसको लाइट ब्राइट है या धीमी है वो तो बकायदे समझ में आएगा ना. कलर वो नहीं देख पाएगा लेकिन उसकी इंटेंसिटी तो वो समझ पाएगा ना, इतना तो श्योर है. ये फोटोमीटर भी समझ लीजिए वही बंदा है. ये फोटोमीटर भी एग्जैक्टली इसी तरीके से काम करता है. ये इंटेंसिटी को समझ सकता है. स्पेक्ट्रल वेवलेंथ जो है वो फोटोमीटर के लेवल के बाहर की चीज हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा. स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी या स्पेक्ट्रल वेवलेंथ सेंसिटिविटी जो होती है फोटोमीटर की बहुत खराब रहती है. इसको बोलते हैं हम लोग, ये वर्ड याद रखिएगा, स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी.
स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी, ये ऑर्डिनरी फोटोमीटर्स की बहुत खराब रहती है। इसके लिए स्पेशल फोटोमीटर आता है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल फोटोमीटर। आई होप आप लोग कभी ना कभी इल्यूमिनेशन टेक्नोलॉजी पढ़ने के समय ये वर्ड सुने होंगे। उसको अलग से बोला जाता है स्पेक्ट्रल फोटोमीटर, ठीक है। वो सेपरेटली आता है, उसमें ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जो यहाँ पे बी और सी ऑप्शन पे लिखी हुई है, ठीक। लेकिन ऑर्डिनरी जो बेसिकली बेंच फोटोमीटर जो होते हैं उनके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो लाइट को हमेशा इंटेंसिटी के फॉर्म में समझते हैं, ना कि कोई वेवलेंथ या कोई उनके स्पेक्ट्रल फॉर्म में वो नहीं देखते हैं लाइट को। तो उनके लिए रंग का कोई मैटर नहीं करता, उनके लिए उसकी तीव्रता मैटर करती है, और वो उसी हिसाब से कंपैरिजन करते हैं दोनों का। तो जब स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी है ही नहीं तो उनको कलर की समझ ही नहीं होगी। जब कलर की समझ नहीं होगी तो वो कलर टेम्परेचर से कैसे वेरिएट कर पाएगा कि ये लाल रंग की रोशनी की इंटेंसिटी ज़्यादा है कि नीले रंग की रोशनी की इंटेंसिटी ज़्यादा है, वो नहीं डिफर कर पाएगा ना। तो ये हालात बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे एक कलर ब्लाइंड पर्सन जो है वो तेज लाइट और धीमी लाइट में अंतर बता देगा आपको, लेकिन वो लाइट की कलर में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली अगर ये एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे तो आप ये भी समझ गए होंगे फोटोमीटर की जो खामी है, जो प्रॉब्लम है वो क्या है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का फाइनल करेक्ट आंसर किसको लिखना चाहिए आपको? इस क्वेश्चन का फाइनल करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी। दिस इज द फाइनल राइट आंसर। लिमिटेड एक्यूरेसी इन मेजरिंग द कलर टेम्परेचर, कलर टेम्परेचर मेजर करने में लिमिटेड एक्यूरेसी है। लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू डिफरेंट वेवलेंथ्स, देखिए जो जो अगर वो व्हाइट के लाइट के फॉर्म में भी अगर वो रोशनी को देख रहा है ब्लैक एंड व्हाइट में, तो वो एक टाइप की वेवलेंथ के फॉर्म में है और वो उसको तो देख पा रहा है ना एटलीस्ट। लेकिन जो बी ऑप्शन है इसमें ये बोल रहा है कि लैक ऑफ एक्यूरेसी इन मेजरिंग द कलर टेम्परेचर, जो कि 100% सही है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो सकता ये स्टेटमेंट किसी भी कंडीशन पे। तो उस कंडीशन पे ऑप्शन बी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट या मोस्ट करेक्ट आंसर होगा। तो ये ऐसे सवाल आएंगे जहां पे चॉइसेस रहेंगे आपके पास कि दो दो आंसर सही दिख रहा है, तो आप बहुत ध्यान से सेलेक्ट करिएगा उसमें कि आप कौन से ऑप्शन को टिक करके आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस बी ऑप्शन वाज राइट। 8वां क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। दिक्कत ना टफ क्वेश्चन से नहीं होता है, टफ क्वेश्चन में समझ आ जाता है कि डिफिकल्ट है, टाइम ज़्यादा लगने वाला है। दिक्कत होती है आसान क्वेश्चन से, इजी क्वेश्चन से, जिसको हम समझ रहे होते हैं आसान है, जिसमें हमको लग रहा होता है कि ये आंसर आएगा लेकिन आंसर कुछ और रहता है, छोटा सा कुछ ट्रिकी पार्ट रहता है उस सवाल के अंदर। ऐसे सवालों को से आपको एकदम अलर्ट मोड में डील करना है। सो व्हाट इज द ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ अ लैम्प विथ अ ल्यूमिनस एफिकेसी ऑफ 35 ल्यूमेन पर वॉट इफ इट कंज्यूम्स 40 वॉट? इजी क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको एफिशिएंसी बोला हुआ है 5/p के फॉर्म में दिया हुआ है, और एफिशिएंसी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 35, दैट इज इक्वल टू ल्यूमिनस फ्लक्स पूछा ना 5/p, p यानी कि 40 वॉट, तो 5 इज इक्वल टू 40 इंटू 35, ठीक है। 4 5 20, 0 2 4 3 12 13 14 1400, 1400 ल्यूमेंस, ठीक है यार। ये सब सीधे सीधे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक। दिस वाज अ इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पोलार कर्व पे हम लोग पहुंच गए ऐसा लगता है, और लिखा हुआ है व्हाट डज अ पोलार कर्व फॉर इल्यूमिनेशन रिप्रेजेंट। मैं बात ही कर रहा था आपसे कुछ देर पहले कि हॉरिजॉन्टल पोलार कर्व, वर्टिकल पोलार कर्व है ना। जब हम एमएससीपी एमएचसीपी के फॉर्म में जब बात करते हैं, एमएचसीपी जैसे बता रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हम लोग पोलार कर्व ड्रॉ करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया कि यहाँ पर डिप क्यों आ जाता है ना। एक सवाल एक एग्जामिनेशन में आया है, यूपीपीसीएल या यूपीआरबीएनएल में से किसी एक के पेपर में भी मैंने देखा था, रिसेंट पेपर में 21-22 के ड्यूरेशन की बात है, कि इसमें ये पूछा हुआ था कि डिप क्यों आता है इसके अंदर, है ना। इस एक पर्टिकुलर किसी एंगल पे उसमें किसी भी इनकैंडिसेंट लैम्प के लिए डिप आ रहा है। क्यों डिप आ रहा है? क्योंकि होल्डर लगा हुआ है वहाँ पे, ऑब्वियसली वो होल्डर की वजह से लाइट में डिप आ रहा है। क्यों ड्रॉ करते हैं? जो इल्यूमिनेशन इंजीनियर्स होते हैं वो ज़्यादातर पोलार कर्व पे ही डिपेंड करते हैं, ये देखने के लिए कि रोशनी जो है वो सब जगह यूनिफॉर्मली तो डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं रही है, तो कितने एंगल पे लाइट का कितना डिस्ट्रीब्यूशन और कहाँ पर इंटेंसिटी पीक पर है, उस चीज़ का पता लगाने के लिए ये लोग करते हैं चीज़, ठीक है। तो पोलार कर्व की जरूरत पड़ती है। अब पूछा क्वेश्चन में कि व्हाट डज अ पोलार कर्व फॉर इल्यूमिनेशन रिप्रेजेंट, इल्यूमिनेशन के लिए जो पोलार कर्व बनाते हैं क्या रिप्रेजेंट करता है? तो पहला ऑप्शन बोलता है ल्यूमिनस फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन अ रूम, सेकंड ऑप्शन इल्यूमिनेंस का वेरिएशन विद द डिस्टेंस, थर्ड ऑप्शन कलर टेम्परेचर वेरिएशन विद एंगल, एंड लास्ट ऑप्शन बोलता है कि ल्यूमिनेंस का वेरिएशन विथ एंगल। ल्यूमिनेंस का वेरिएशन जो है वो विथ एंगल आपको बता रहा है, ठीक। अब इसमें से राइट आंसर कौन सा है सोचिए, इसमें से राइट आंसर जो है वो कौन सा है? ल्यूमिनस फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है या इल्यूमिनेंस का वेरिएशन है डिस्टेंस के साथ साथ? इसमें से कौन सा वाला आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है? तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन का मैं राइट आंसर आपको बता देता हूं। ल्यूमिनेंस का वेरिएशन जो होता है हर एंगल पे आपको दिख रहा होगा,
हर एंगल पे ल्यूमिनेंस के वेरिएशन में डिफरेंस है। जब इससे जुड़ा हुआ जब रोसियुस का कंस्ट्रक्शन बनाते हैं ना, तो उसमें पूरा क्लियर डिफरेंस पता चलता है, उसको पूरा मेजरेबल डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो ल्यूमिनेंस का वेरिएशन अलग अलग एंगल पे हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे, क्योंकि ये जो मेजरमेंट आप कर रहे हो ये सॉलिड एंगल के फॉर्म में कर रहे हो ना, ये तो 3 डायमेंशनल चल रहा है, कोई 2 डायमेंशनल, ये सिर्फ सरफेस पे थोड़ी ना लाइट जा रही है, लाइट तो पूरे कमरे में वॉल्यूम में जा रही है। और अगर वॉल्यूम में जा रही है तो इसका एनालिसिस भी आपको 3 डायमेंशनली करना पड़ेगा, यानी कि सॉलिड एंगल के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो यहाँ जो वेरिएशन आप देखोगे वो एंगुलर फॉर्म में देखोगे पूरा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या था, ल्यूमिनस फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन अ रूम, वो देखने के लिए नहीं होता है, हमको इल्यूमिनेंस का लेवल में अंतर देखना होता है। इसमें भी बी ऑप्शन फिर भी काफी करीब था राइट होने के, बी ऑप्शन भी काफी करीब था कि इल्यूमिनेंस का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। लेकिन क्या हो कि अगर वो लैंप भी एक जगह पे फिक्स है, सरफेस भी हमारा एक जगह पे फिक्स है, कोई रिलेटिव मोशन किसी का किसी के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, इन दैट केस ये बी वाला ऑप्शन का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। लेकिन डी ऑप्शन हमेशा सही रहेगा, डी ऑप्शन हर केस में वैलिड रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए डी को ज्यादा सही मान के हम लोगों को इस ऑप्शन को टिक करना चाहिए, और कमीशन ने इसी आंसर को सही माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तो 50% ऑफ द सेशन इज कंप्लीटेड, नाउ नेक्स्ट 50% यानी अगले 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिखा हुआ है ना, पोलर कर्व फॉर इल्यूमिनेशन, व्हाट डज द एंगल रिप्रेजेंट्स, एंगल जो रिप्रेजेंट करता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन, या फिर एंगुलर डिविएशन फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। एग्जैक्टली डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। जब भी आप पोलर कर्व की बात करते हैं, देखिएगा इस सेंट्रल एक्सिस से कितने का डेविएशन हो रहा है, कितने का डेविएशन हो रहा है, उस चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इससे डेविएशन हर एंगल के हिसाब से कितना हो रहा है वो यहां से देखा जाता है। तो एंगुलर डेविएशन फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस इज द राइट आंसर, कि सेंट्रल एक्सिस से कितना एंगुलर डेविएशन हो रहा है लाइट का। ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द लाइट ओवरऑल कितनी डिविएट हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर का पहाड़ जो है वो आ चुका है, देखते हैं इससे क्या पूछा हुआ है। विच यूनिट इज कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस द सेंसिटिविटी ऑफ द फोटोमीटर टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। इसमें से कौन सी यूनिट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉमनली टू एक्सप्रेस द सेंसिटिविटी ऑफ फोटोमीटर टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की अलग अलग वेवलेंथ के लिए आपके फोटोमीटर की सेंसिटिविटी को शो करने के लिए इसमें से कौन से ऑप्शन को सही माना जाता है। ठीक है, कौन सी सेंसिटिविटी का इस्तेमाल करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन का बेसिक्स। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो सेंसिटिविटी होती है, अब यहाँ पे हर कलर का डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होता है, आप उसको आंगस्ट्रॉन्ग में या नैनोमीटर के फॉर्म में देखते हैं। ठीक, ये हमारा विजिबल लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, इससे पहले और इसके बाद भी खूब सारे वेवलेंथ होते हैं, खूब सारी टाइप की लाइट होती है। जैसे इसके बाद आईआर होता है, इससे पहले जो होता है वो यूवी रेडिएशंस होते हैं, एक्सरेज होते हैं, बहुत सारे टाइप के रेडिएशंस है ना, रॉन्टजन रेज जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन हम लोग बात करेंगे अभी विजिबल रेंज की। तो बोलता है कि कौन सा यूनिट कॉमनली यूज करते हैं टू एक्सप्रेस द सेंसिटिविटी ऑफ द फोटोमीटर टुवर्ड्स डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। मान लो स्पेक्ट्रल फोटोमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप लिंक करेंगे स्टेप बाय स्टेप वो समझिएगा। एक नॉर्मल फोटोमीटर जो होता, बंसन फोटोमीटर या नॉर्मल फोटोमीटर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो तो लाइट के प्रति लाइट मतलब उसकी वेवलेंथ के प्रति या उसके स्पेक्ट्रल वेवलेंथ के प्रति वो सेंसिटिव ही नहीं रहता, उसको सिर्फ इंटेंसिटी से मतलब है। ठीक है, वो लाइट को एज अ इंटेंसिटी के फॉर्म में देखता है, ना कि कलर के फॉर्म में, तो उसकी तो बात ही नहीं हो सकती यहाँ पे। अब जब आपको बोल रहा है कि जिसको हम कॉमनली यूज करें टू एक्सप्रेस द सेंसिटिविटी ऑफ द फोटोमीटर टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब हम उस फोटोमीटर की बात कर रहे हैं जो लाइट के अलग अलग वेवलेंथ के लिए रिस्पॉन्ड करेगा या उसके लिए सेंसिटिव रहेगा, तो वो एक ही फॉर्म में उसको बताया जा सकता है, दैट इज स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी। मतलब जो पूरा का पूरा वेव का स्पेक्ट्रम है, उस पूरे स्पेक्ट्रम के प्रति वो सेंसिटिव है। तो जिस भी वेवलेंथ की लाइट निकलेगी उसके अंदर से, लाल रंग की हो, ऑरेंज कलर की हो, ग्रीन कलर की हो, येलो कलर की हो, वो उसको सेपरेटली वेवलेंथ वाइज पहचान सकता है, वो देख सकता है। ठीक है, कि इतने नैनोमीटर की लाइट निकल रही है, कि 5500 की है, कि 6000 की 5500 बोलता हूँ 550 नैनोमीटर की लाइट है, कि 600 नैनोमीटर की लाइट, तो वो उस हिसाब से आउटपुट कलर क्या आ रहा होगा वो उससे भी आइडेंटिफाई कर सकता है। तो स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये बायो का क्वेश्चन आ गया क्या, लेंस वेंस कुछ दिखाई दे रहा है, आंखें दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो लिखा हुआ है इफ द फोटोमीटर हैज अ हाई स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी इन द ब्लू रीजन। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी का आज क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है इसके अंदर, कि आपको ये टॉपिक भी अनटच ना हो जाए, कि एग्जामिनेशन में इस टॉपिक को टच करके नहीं गए, बिल्कुल आना चाहिए सब भी। तो लिखा हुआ है इफ अ फोटोमीटर हैज अ हाई स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी इन द ब्लू रीजन, व्हाट टाइप ऑफ लाइट इज इट मोस्ट सेंसिटिव टू।
व्हाट टाइप ऑफ लाइट इज इट मोस्ट सेंसिटिव टू। आपकी हमारी आंखें जो है वो कलर देख पाती हैं, उसके पीछे का ये मैकेनिज्म जो है वो आप समझ सकते हैं कि हमारी आंखों के पीछे जो लेंस के जो पीछे का जो हिस्सा है जो अंदर की तरफ है, वहां पर रॉड्स एंड कोन्स के फॉर्म में अवेलेबल रहती हैं रिसेप्टर्स, और इसी कोन्स के अंदर जो रहते हैं वो ब्लू, रेड एंड ग्रीन कलर के कोन्स जो होते हैं वो सबसे बड़े। इसीलिए देखिएगा जब टीवी का ऐड होता है या किसी भी स्क्रीन या मॉनिटर का जब ऐड होता है तो आरजीबी बोला जाता है, आरजीबी बताया जाता है कि इसका इतना आरजीबी है। ये क्यों बताते हैं पता है? क्योंकि हमको दिखता ही वही है, हमको आर जी और बी ही बेसिकली दिखाई देता है, और आईज उसके मिक्स से अलग अलग और डिफरेंट जो वेवलेंथ है उनको पहचान पाती है, उनको आइडेंटिफाई कर पाती है, ब्रेन उसको आइडेंटिफाई कर पाता है, रिकॉग्नाइज कर पाता है कि अच्छा ब्लू कलर का दिख रहा है, हरे कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब ये वाली जो कॉन्स होती है जब ये खराब हो जाती है, जब ये फेल हो जाती है, कैसे खराब हो जाती है? बहुत करीब से ऐसे मोबाइल देख रहे हो, रात में अंधेरा कर लिए कमरे में, और अंधेरे कमरे में मोबाइल चला रहे हो, रील्स चला रहे हो, तब तक जब तक नींद ना आ जाए। ये अगर आप कर रहे हैं और रोज के रोज कर रहे हैं तो ये छोड़ दीजिएगा, ये आपकी मेंटल लेवल के लिए तो खराब है ही, और प्लस आईज के लिए भी खराब है, मतलब फिजिकली भी ये नुकसान पहुंचा रहा है आपको। ठीक है, तो ये कोन्स जो है इनका रिसेप्शन जो है वो कम होने लग जाएगा, इनके कलर की आइडेंटिफिकेशन कम होने लग जाएगी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये सिकुड़ने लग जाए, ड्राइनेस आ जाए इनके अंदर, तो ये ना कलर आइडेंटिफाई कर पाएंगे और एक समय के बाद तो कुछ भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो इस हालत पर पहुंचा देते हैं। खैर चलो, डराना आपको डराना मेरा मकसद नहीं है, वापस से ले आता हूं मैं इस पॉइंट पर। क्वेश्चन में बोला कि अगर फोटोमीटर का हाई स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी है इन द ब्लू रीजन, एक फोटोमीटर ब्लू रीजन में ज़्यादा स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी शो कर रहा है, तो इसका मतलब कौन सी लाइट के प्रति वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा। कॉमन सेंस वाली बात है ये क्वेश्चन, कि जब अगर वो नीले रीजन की तरफ ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो नीली लाइट को ही पहचानेगा ना, सिंपल सी बात है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ कुछ क्वेश्चन एकदम सीधे सीधे होते हैं, एकदम डायरेक्ट होते हैं, उनमें ज़्यादा दिमाग लगाने से बल्कि गलती हो जाती है। तो अगर वो ब्लू लाइट के प्रति सेंसिटिव है, जैसे अब यहाँ पे कोई किसी पर्सन का सपोज कर लो ग्रीन और रेड कोन डैमेज हो गया, ठीक है, और ब्लू कलर का कोन जो है वो उसका बचा हुआ है अभी भी, वो कुछ दिन बाद डैमेज होगा, तो आज की डेट में अभी के समय उस पर्सन को सारी चीज़ें नीले कलर की दिखाई देंगी। ठीक है, या उसका ग्रीन कोन बचा हुआ है, रेड और ब्लू अगर डैमेज हो गया है तो उसको सारी चीज़ें हरे कलर की दिखाई देंगी। तो वो आप देखते हैं ना कि कभी कभी जब मोबाइल 2-3 बार गिर जाता है तो उसकी स्क्रीन ऐसी हो जाती है कि सिर्फ हरे कलर की दिखाई दे रही होती है सारी चीज़ें, या चीज़ें नीले कलर की दिखाई दे रही होती हैं। तो ये वही सिचुएशन होता है इस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 इसी के साथ होता है कंप्लीट। अब हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 14 पर। सो व्हाट इज द रोल ऑफ अ कोसाइन करेक्टर इन अ फोटोमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा और ये वर्ड जो है आप लोग ज़्यादा नहीं सुने होंगे, बट अभी सुनिए, एग्जाम से पहले सारी चीज़ें हमको सुन लेनी है, एकदम प्रॉपर से समझनी है। लिखा हुआ है व्हाट इज द रोल ऑफ अ कोसाइन करेक्टर इन अ फोटोमीटर। ये देखिए, ये होता है कोसाइन करेक्टर। फोटोमीटर पर इसको इंस्टॉल किया था, देखिए यहाँ स्क्रू थ्रेड सिस्टम आपको दिख रहा है, इसके साथ इंस्टॉल करते हैं और उसका एंगल बदलते हैं। अब दो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इसका काम और ये किस पे बेस करता है, दोनों चीज़ें। किस पे बेस करता है वो तो आप समझ गए होंगे कि इट इज़ अ कोसाइन करेक्टर, देयरफॉर इसका वर्किंग जो है वो लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ के ऊपर बेस करता होगा। लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, ठीक है, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ के ऊपर इसकी वर्किंग जो है वो बेस करती है। ठीक है, तो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ किस पे डील करता है? लैम्बर्ट कोसाइन लॉ डील करता है कि अगर इंसिडेंस रेडिएशन आपका किसी पॉइंट पर किसी एंगल पे हो रहा है, अगर लाइट की सोर्स है यहाँ पर और जिस रेडिएशन की बात मैं कर रहा हूँ वो इसके नॉर्मल से सर्टन डिग्री एंगल पर हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, इस पर जो इल्यूमिनेशन की आप बात करोगे, इस सरफेस पर अगर आप इल्यूमिनेशन की बात करोगे तो ये जो इल्यूमिनेशन होगा वो उसके कोसाइन ऑफ थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। तो यानी कि I/r² तो है ही, इसके साथ कोसाइन ऑफ थीटा के प्रोपोर्शनल होगा जो वहां पर इल्यूमिनेशन आपको मिलेगा। दैट इज व्हाट द लैम्बर्ट कोसाइन लॉ सेज। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, यही पूछा आपको कि व्हाट इज द रोल ऑफ कोसाइन करेक्टर इन अ फोटोमीटर। फोटोमीटर में कोसाइन करेक्टर क्या करता है? पहला ऑप्शन बोलता है कि टू मेजर द कलर टेम्परेचर, सेकंड ऑप्शन सेज टू करेक्ट फॉर द वेरिएशन इन इल्यूमिनेंस, थर्ड ऑप्शन बोलता है टू अकाउंट फॉर द स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी, एंड लास्ट ऑप्शन बोलता है टू मेजर द इल्यूमिनेंस। राइट आंसर क्या है इसका? देखिए, लॉजिकली भी सोचेंगे तो कोसाइन करेक्टर है, किसी चीज को सुधार रहा होगा जो पहले सही नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है, तो ये बेसिकली करेक्शन कर रहा है, तो ऑप्शन बी तो वैसे ही सही आंसर है, लेकिन इसका मीनिंग भी समझ लीजिए। इल्यूमिनेशन के लेवल पे जो वेरिएशन हो रहा है,
कई बार क्या होता है कि फोटोमीटर फॉल्सली डिटेक्ट कर सकता है इल्यूमिनेशन के लेवल के वेरिएशन को, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से एंगल से इल्यूमिनेशन आ रहा है। उस एंगल को सुधारने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये कोसाइन करेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, इसको फिट कर देते हैं उसके साथ, ताकि लाइट जो है वो इस कोसाइन करेक्टर के थ्रू अंदर जाए और वो उस लाइट को चैनलाइज करता है एक डायरेक्शन में लेकर के या एक सीध में लेकर के आता है, ताकि आपका फोटोमीटर जो है वो जब कंपेयर करे आपके स्टैंडर्ड बल्ब और इस न्यू बल्ब के बीच में, तो वो जो न्यू वाला बल्ब है उसकी लाइट जो अंदर जा रही है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से होते हुए एक सीध में जाए, ना कि वो अलग अलग फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होते हुए या स्कैटर्ड होते हुए ना जाए। तो इसका काम बस वही होता है। ठीक है, तो कोसाइन करेक्टर का यूज बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही तरीके से बता रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला सवाल लिखा हुआ है, इफ अ फोटोमीटर हैज अ स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी कर्व विद अ पीक एट 550 नैनोमीटर देन व्हाट कलर ऑफ लाइट इज इट मोस्ट सेंसिटिव टू। ये देखिए इस तरीके से स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी का कर्व जो है वो बनता है, परसेंटेज सेंसिटिविटी इधर हम लोग बताते हैं और यहाँ पर नैनोमीटर के फॉर्म में या आंगस्ट्रॉन्ग में से किसी भी एक फॉर्म में हम लोग वेवलेंथ जो है उसको रिफर करते हैं। ठीक, तो बोलता है कि अगर सपोज कर लीजिए कोई फोटोमीटर है जिसकी स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी कर्व जो है उसका पीक 550 नैनोमीटर का है, आपको ये पता होना चाहिए कि 550 नैनोमीटर का पीक या फिर 5500 आंगस्ट्रॉन्ग रेफर्स टू ग्रीन कलर, जिसके लिए हमारी आंखें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, सबसे हाईएस्ट सेंसिटिविटी हमको ग्रीन कलर की तरफ रहती है। इसीलिए बोलते हैं ना कि दुनिया में सब कुछ हरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि कोई भी एग्जाम्पल देखते हैं बोलते हैं हम लोग तो उसमें हमेशा यही बोलते हैं कि अरे सारी चीज़ें हरी हरी दिखाई दे रही है ना। जैसे गधे के घास वाला जो एग्जाम्पल देते हैं कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड बोलते हैं, है ना, और इस टाइप का एग्जाम्पल, तो ग्रास हमेशा ग्रीन दूसरे तरफ ही दिखाई देती है, ऐसा बोला जाता है कि हमेशा दूसरे के घर की घास जो है वही हरे कलर की दिखती है। क्यों? क्योंकि हम लोग को हरे कलर से इतना प्यार क्यों है? क्योंकि वही कलर हमको अच्छे से दिखाई देता है। तो इंसान की जो रिलेटिव सेंसिटिविटी होती है दैट इज हाईएस्ट टुवर्ड्स द ग्रीन कलर एंड देन नेक्स्ट सेकंड नंबर पर येलो कलर। तो सारे एग्जांपल्स भी इन्हीं के आसपास इसलिए बनाते रहते हैं हम लोग। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है दैट इज बी ऑप्शन। अगर 550 नैनोमीटर बोला हुआ है तो दिस इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, व्हाट डज द टर्म डिप्रिसिएशन फैक्टर ऑफ अ लैंप रेफर्स टू। लैंप डिप्रिसिएशन फैक्टर जो है इनमें से किस चीज को रेफर करता है? आप देख सकते हैं डिप्रिशिएट होना मतलब घटना, किसी की क्वालिटी का रिड्यूस होना या किसी के इल्यूमिनेशन के लेवल का रिड्यूस होना। अब ये कार की हेडलाइट है, जब न्यू थी तो ऐसी दिखाई दे रही थी, अभी पुरानी हो गई तो इसके ऊपर ऐसे येलोइश सा सेगमेंट जो है वो क्रिएट हो गया, कैविटी जैसा कुछ है वो जम गया उसके ऊपर। तो अब सिंपल सी बात है ना कि इस समय इसकी इल्यूमिनेशन की लेवल हाई रही होगी, इस समय इसकी इल्यूमिनेशन की लेवल लो हो जाएगी। अब जो आउटपुट देगा ये इंटेंसिटी जो होगी घट जाएगी यहाँ पर। तो बोलता है कि डिप्रिसिएशन फैक्टर जो है वो किसको रेफर करता है? द रिडक्शन इन द लैम्प कॉस्ट ओवर टाइम, कॉस्ट की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। टू डिक्रीज इन द ल्यूमिनस फ्लक्स ओवर टाइम, सही बात है। टू इंक्रीज इन द एनर्जी एफिशिएंसी, इंक्रीज कुछ नहीं होता है, डिप्रिसिएशन हो रहा है मतलब घट रहा है। टू इम्प्रूवमेंट, अच्छा द इम्प्रूवमेंट इन कलर रेंडरिंग ओवर टाइम, भाई कलर रेंडरिंग में कोई चेंज नहीं होता। आपका लैंप मैन्युफैक्चर हो गया तो जब तक आप उसके ऊपर एडिशनली कुछ नहीं लगा रहे हैं कलर रेंडरिंग में कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिना किसी डाउट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला सवाल लिखा हुआ है कि विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द डिप्रिसिएशन ऑफ अ लैंप द मोस्ट। लैंप की डिप्रिसिएशन को सबसे ज्यादा कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट करता है? ठीक है, कि लैंप की डिप्रिसिएशन होगी उसको कौन सा फैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा? तो पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग वोल्टेज, कि भाई आप उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज में कितने का चेंज कर रहे हो सकता है उसको लो वोल्टेज पे चला रहे हो सकता है हाई वोल्टेज पे चला रहे हो। दूसरा ऑप्शन है एम्बियंट टेम्परेचर, कि आप लैंप को ऐसी जगह पे लगाए हैं कि वो किसी ऐसी जगह पे है जहाँ उसको नहीं होना चाहिए, जहाँ टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम्स पे है, या तो एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो। लैंप का शेप और लैंप का कलर, देखिए लैंप शेप एंड लैंप कलर जो होता है ये इनिशियली मैन्युफैक्चरिंग के समय ही तय हो जाता है इससे कि इसकी ओवरऑल जो वर्किंग होगी या फैक्टर होगा वो किस तरीके से होगा। तो वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, उससे ज़्यादा मैटर करने वाली एक चीज़ है विच इज़ ऑप्शन बी, एम्बियंट टेम्परेचर। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लाइव मतलब अपनी लाइफ का एग्जांपल बता देता हूँ मैं, कि जब मैं इंडस्ट्री में वर्क कर रहा था तो वहाँ पर जो क्लीन होती है ना, जो क्लीन होती है
अब हमारे यहाँ जैसे 500 TPD की क्लिन जो है वो लगी हुई थी, काफ़ी सारी ऐसी क्लिन थी पैरेलली, 6 के आसपास क्लिन थी शायद वहाँ पर। तो एक जो क्लिन होता है उसके ये ऑलमोस्ट वर्क करती है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर, है ना, जहाँ पे ओर वगैरह जो होते हैं, आयरन ओर, कोल, डोलोमाइट, ये सबको क्या करते हैं यहाँ पर, इनकी मिक्सिंग होती है, क्लीन घूमती रहती है, धीरे 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 रोटेट करती रहती है, इंडक्शन मोटर लगा होता है वहाँ पर, और वो प्रॉपर उसका रोटेशन करवा रहा होता है, और वहाँ से उसको हीटिंग करके पूरा स्पंज का क्रिएशन होता है, स्पंज का क्रिएशन होता है, फिर उसको स्पंज आयरन प्लांट, इसीलिए बेसिकली हम लोग बोलते हैं SID बोला जाता है उसको, स्पंज आयरन डिवीजन। तो एम्बियंट टेम्परेचर से क्या दिक्कत है कि इसके करीब में जो लैंप लगा रहता था वो बहुत जल्दी खराब होता था, और उसकी क्वालिटी भी बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाती थी, उसकी आउटपुट में भी धीरे धीरे फर्क पड़ने लग जाता था, और वो दूसरे लैंप्स की तुलना में जल्दी डिटेरियोरेट करता था। तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है एम्बियंट टेम्परेचर। लैंप के जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, फ्रंट ग्लास कवर जो होता है, वो सबकी क्वालिटी घटती चली जाती है ओवर द टाइम, अगर टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा है तो। टेम्परेचर कम भी है तो उससे भी असर पड़ेगा। तो डिप्रिसिएशन ऑफ द लैंप पे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो एम्बियंट टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आपको बोला जाता है ना कि धूप में गाड़ी को मत खड़ी करिए, ढक के रखिए, छाए में खड़ी करिए, क्योंकि एक तो ये है कि उसकी सीट गर्म हो जाती है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उसकी हेडलाइट या जितने भी ऐसे रिफ्लेक्टिंग वाले जो पार्ट्स हैं वो देखिएगा पीले पड़ जाएंगे जल्दी। 18वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाई इज फॉस्फर कोटिंग यूज्ड इन सम मर्क्यूरी वेपर लैंप। मर्क्यूरी वेपर लैंप जो है इसके ऊपर फॉस्फर की कोटिंग क्यों लगाते हैं? फॉस्फोरस जो होता है ये इस तरीके का मटेरियल होता है, इस तरीके का पाउडर का कोटिंग करते हैं, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और बाहर विजिबल रेडिएशन आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो ट्यूबलाइट जो होती है, इस तरीके की जो लैंप्स होती है, इनको लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप बोलते हैं। इनके अंदर भी मरकरी के ड्रॉपलेट्स रहते हैं, जिसके जो बेसिकली ये भी डिस्चार्ज लैंप की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, और ये भी मरकरी के ड्रॉपलेट्स के हिसाब से काम करता है कि उसी पे होने वाला जो डिस्चार्ज है उससे आउटपुट देगा आपको, लेकिन लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप भी बोलते हैं इनको। ठीक, लेकिन एक दिक्कत है इनके साथ, फॉस्फोरस कोटिंग का यूज़ करना पड़ता है, अगर ना यूज़ करें तो विजिबल रेडिएशन ही नहीं मिलेगा आपको। और दूसरी चीज़, कलर रेंडरिंग इंडेक्स इनकी जो है वो इन्हेंस होती चली जाती है जब हम यहाँ पर इस फॉस्फोरस कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का कि क्यों यूज़ करते हैं? टू रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन? नहीं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जो उसका बैलेस्ट सेक्शन है, यानी कि जो उसका सपोज कर लीजिए कि जो उसका इग्नाइटिंग सेक्शन है, जहाँ कॉयल यूज़ कर रहे हो आप, है ना, चोक कॉयल वगैरह, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये बात अलग है। टू इम्प्रूव द कलर रेंडरिंग, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। टू इंक्रीज द ल्यूमिनस फ्लक्स? नहीं। टू एक्सटेंड द लैंप लाइफ स्पैन? ये भी नहीं। आसपास हो सकता था सी ऑप्शन थोड़ा बहुत करेक्ट, लेकिन मोर एक्यूरेट आंसर हमको बी ऑप्शन पे मिल चुका है। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज फ्रॉम बी ऑप्शन। तो ये आप देख सकते हैं, मर्करी वेपर लैंप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करना इसके लिए मेजर टास्क होता है। चलिए भाई, इसी के साथ हम पहुंचते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। लिखा हुआ है, विच फिनोमिना इज अ रिजल्ट ऑफ कोहेरेंस ऑफ लाइट वेव्स? कोहेरेंस ऑफ लाइट वेव्स के लिए कौन सा फिनोमिना जो है वो रेस्पॉन्सिबल है? तो आंसर तो मुझे लगता है कि आपको डायरेक्टली इस एक्सप्लेनेशन से दिख जाएगा यहाँ पर। विच फिनोमिना इज द रिजल्ट ऑफ कोहेरेंस ऑफ लाइट वेव्स? देखिए, लाइट वेव्स का कोहेरेंस जो होता है, ऐसे कोहेरेंट वेव जब क्रिएट होती है बिल्कुल समान एम्पलीट्यूड की, इनका एम्पलीट्यूड एक बराबर हो जाता है, वेव्स बिल्कुल पैरेलल होती है, कोई वेव किसी को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये सारा सिचुएशन जो होता है यही कोहेरेंस वेव का मेजर क्राइटेरिया होता है, मेजर आउटपुट होता है। तो इसके पीछे क्या फिनोमिना काम करता होगा? इसके पीछे जो फिनोमिना काम करता है दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस बाकी के भी मैं बताऊंगा आपको, अभी पहले इंटरफेरेंस समझते हैं कि दो लाइट वेव्स को हम कंबाइन करते हैं, और ये भी दो तरीकों से हो सकता है। कैसा? पहला होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है उसका डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिएगा इसको। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप देखिएगा कि ये दोनों वेव्स मिल करके ओवरऑल एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देती है, और किसी भी तरीके की ओवरलैपिंग नहीं होने देती वहाँ पे। तो जो आउटपुट निकल के आता है वो एकदम इस तरीके का रहता है, एकदम समान एम्पलीट्यूड, दोनों साइड बराबर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में बराबर, नो इंटरसेक्शन, सब वेव्स एक दूसरे से पैरेलली अलाइंड है, इस तरीके का आउटपुट है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होता है वो अलग तरीके का होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वेव्स कैंसिल आउट करती है एक दूसरे को, और अगर मान लीजिए दोनों वेव्स की मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका नेट आउटपुट जीरो हो जाता है, वहां से नेट आउटपुट यहां से जीरो हो जाता है। तो दिस इज नोन एज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस जो होता है वही कारण होता है कोहेरेंस ऑफ लाइट वेव क्रिएट करने के, और ऑब्वियसली नाम से समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
अगर टू बी अप्रोप्रिएट अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस का कारण होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, पोलराइजेशन, ये तीनों भी बताइए। चलो देखते हैं। देखिए आपके लिए पूरे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, ध्यान से देख लीजिएगा। पहला एग्जाम्पल आप देखिए, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जो कि प्रिज्म के थ्रू हम करवाते हैं, जिसमें कि लाइट का वेव जो होता है, अगर एक व्हाइट लाइट आप अंदर भेज रहे हैं तो ये बाहर पूरे विबग्योर के फॉर्म में आपका आउटपुट देता है। दैट इज नोन एज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्स होना। ठीक है, अगर मल्टीपल वेव्स की या अगर सपोज कर लीजिए कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट आप इसमें इनपुट देते हैं तो वो आपको बाहर आउटपुट उस तरीके से शो करेगा। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट देंगे तो मोनोक्रोमेटिक आउटपुट निकल के आएगा। जैसे लेजर की लाइट आप इनपुट देंगे, मान लो सपोज कर लो ग्रीन कलर का या रेड कलर का लेजर लाइट से आप इनपुट दिए तो बाहर भी रेड आउटपुट ही मिलेगा, बिकॉज इट इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक, तो ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट का फॉर्म। दूसरा पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसका क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ कुछ समय पहले, जहाँ मैंने आपसे पूछा था कि जो भी ग्लेयर होता है, रिफ्लेक्टेड ग्लेयर, वहाँ उसको उससे बचाने के लिए कौन सी ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी फंडामेंटल पे बनती है पोलराइज्ड ग्लासेस, पोलराइज्ड ग्लासेस। तो मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि जब भी लाइट जो होती है, जैसे ये सोर्स है ना, इस सोर्स से कोई रोशनी नीचे आ रही है और यहाँ से अगर ये रिफ्लेक्ट करके जा रही है तो इसकी वेव जो होती है वो इस तरीके से बनती है, इसकी वेव शेप जो होती है वो ऐसे आती है आपके तरफ। ठीक है, जब ऐसे हॉरिजॉन्टल वेव्स आती है तो इसको रोकने का एक ही तरीका होता है कि आप वर्टिकल फिल्टर लगा दो उसके ऊपर, आप उसके सामने वर्टिकल फिल्टर लगा दो। अब ये वर्टिकल फिल्टर क्या करेगा, इस पूरी वेव को कट कर देगा बीच से, ऐसे ये पूरी वेव जो है कट हो जाएगी और जो पतला सा गैप दिख रहा है बस उसी में से जितनी लाइट जा सकती है वो जाएगी। तो इसकी जब पूरी वेव को कट कर दिया जाएगा तो इसकी एम्पलीट्यूड तो खत्म हो गई, अब आपकी लाइट वेव ना ऐसी दिखाई देगी, देखिए। और ये भी पूरी तरह से नहीं, अब देखा जाए तो सिर्फ आपको यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा, ये कुछ इस तरीके का, क्योंकि इसकी ऊपर और नीचे की जो एक्सट्रीम्स है उसको कट कर दिया इसने, फिल्टर कर दिया। तो जो आंखों में चुभने वाला जो पार्ट था वो हटा दिया आपने, तो अब वो लाइट बाहर आएगी लेकिन एकदम स्मूथ लाइट के फॉर्म में आपको दिखेगी, तो कोई ग्लेयर वेयर का क्रिएशन नहीं होता। तो दैट इज अबाउट द पोलराइजेशन ऑफ द लैंप। नेक्स्ट थिंग आप देख रहे हैं इंटरफेरेंस, इसी इंटरफेरेंस की मैं बात कर रहा था। देखिए इस तरीके से इंटरफेरेंस का पार्ट जो है वो आपको देखने को मिलता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होता है वो इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, उसमें हमको देखने को मिलता है। और लास्ट पोर्शन जो है डिफ्रैक्शन है ना, ये डिफ्रैक्शन का पोर्शन भी हम लोग देखते हैं कई सारे फिजिकल सिस्टम्स के अंदर। चलिए भाई अब चलते हैं हम लोग अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये थे इन सब के एग्जाम्पल्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बड़ा सा सवाल आया है, 20वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बाकी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान से देख के बनाइएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंसिडर अ रूम विथ डायमेंशन 8 क्रॉस 6 क्रॉस 4 मीटर्स। अभी तक आप मेजोरिटी में जो क्वेश्चंस बनाते थे उसमें आपको एरिया के फॉर्म में डेटा दिया रहता था, यहाँ डेटा जो है वॉल्यूम के फॉर्म में दिया है, ध्यान रखिएगा। मतलब पूरा एक रूम के हिसाब से एक्चुअल जो डेटा होना चाहिए उस टाइप से दिया आपको, लेंथ विड्थ और हाइट भी दिया है। लिखा हुआ है लाइटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन एवरेज इल्यूमिनेंस ऑफ 500 लक्स ऑन द वर्किंग प्लेन। कि लाइटिंग सिस्टम 500 लक्स का इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करता है, एवरेज इल्यूमिनेशन 500 लक्स का प्रोवाइड कर रहा है वर्किंग प्लेन पर, यानी ई की वैल्यू आपको दे दिया यहाँ पर 500 लक्स का। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स रिक्वायर्ड फॉर द रूम अज्यूमिंग नो रिफ्लेक्टिव सरफेसेस। कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस नहीं है, उस कंडीशन पे कैलकुलेट करिएगा कि कितना वहां पर हमको रिक्वायर्ड, कितना ल्यूमिनस फ्लक्स जो है वो हमको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए रूम का डायमेंशन पहले देखते हैं। मुझे रूम के एरिया से मतलब है, ठीक है, तो मैं लेंथ और विड्थ का इस्तेमाल कर लेता हूं, यानी कि 8 × 6 दैट इज 48 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एरिया मुझे मिल गया रूम का कि 48 स्क्वायर मीटर का रूम है। अभी वॉल्यूम की बात बाद में आएगी, अभी हाइट के रेस्पेक्ट में मैं और चीजें बताऊंगा आपको कि इसका क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लिया हम लोग। अच्छा, दूसरा E इज इक्वल टू π/a के हिसाब से मुझे E की वैल्यू 500 लक्स बोला है ना, तो मैं एक काम करता हूं, पहले फ्लक्स कैलकुलेट कर लेता हूं कि कितना फ्लक्स यहां पर रिक्वायर्ड होगा टोटल। तो 5 × 48, ठीक है, 5 8 = 40, 0 4 5 4 = 20 और 4 24, 24,000 ल्यूमेंस। ठीक है, कि मुझे कितने ल्यूमेंस की रिक्वायरमेंट होगी, 24,000 ल्यूमेंस की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके इतने एरिया में 8 × 6 के एरिया में मुझे कितने का आउटपुट मिलेगा, 500 लक्स का आउटपुट मिलेगा। यहां तक तो फंडामेंटल आप समझ गए ना। अब देखिए वॉल्यूम का कैसे यूज करेंगे। आपको बोला कि कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस है ही नहीं सिस्टम के अंदर, ठीक है, देयर इज नो रिफ्लेक्टिव सरफेस। ये देखिए
तो ऐसा तो है नहीं कि एक सरफेस पे मैं लाइट भेज रहा हूँ और उसके रिफ्लेक्शन से बाकी सरफेस में उजाला हो गया, ऐसा कोई सीन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा फिजिकली समझिएगा किस तरीके से हो रहा है ये। इसको आप ऐसे समझिए, देखिए आपके पास ऐसे क्यूब वाले फॉर्म में एक कमरा है, ऐसे रूम है, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा है ये। कुछ इस तरीके से बहुत ही ख़राब क्यूब मैंने बनाया, इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं। ठीक, देखिए आपके पास जो है ना वो ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ क्यूबिकल सेक्शन है, अभी भी ख़राब है बट अभी समझ लीजिए इसमें से। तो आपको एक हिस्से पर बताया है कि अगर यहाँ पर मैं कोई लाइट भेज रहा हूँ, अगर यहाँ पर रोशनी जो है वो आ रही है, ठीक है, तो इससे कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बगल वाले वॉल में भी उजाला हो गया, नहीं हुआ। उजाला जहाँ पर आपने लाइट भेजा बस उतनी ही जगह पर हुआ। ठीक है, उसी सरफेस पे। ऐसा मान लीजिए कि सब तरफ काले कलर का चादर लगा हुआ है, तो कुछ नहीं रिफ्लेक्ट करेगा, सब एब्जॉर्ब करेगा। अब उस कंडीशन में बताइए कि 500 लक्स का इल्यूमिनेशन करने के लिए इतना क्रॉस इतना बाई इतना हाइट का अगर कमरा है, तो उसमें कितनी इल्यूमिनेशन के लिए हमको कितना फ्लक्स, कितना ओवरऑल टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स जो है वो रिक्वायर्ड होगा पूरे रूम में। इसको अगर आंसर में टिक कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उससे मिलता जुलता लाख में यहाँ दिखाई दे रहा है 2,40,000 ल्यूमेंस। तो कई बच्चे यहीं से आंसर कर देंगे कि अच्छा एक आध जीरो छूट गया होगा, चलो यहाँ आंसर कर देते हैं। नहीं है, ये दिस इज अ रॉन्ग आंसर, गड़बड़ हो जाएगा इससे। आपको पूरे के पूरे यहाँ पे क्या कंसिडर करना है पता है? रूम को एक क्यूब के तौर पे कंसिडर करना है। जब रूम को एक क्यूब के तौर पे कंसिडर करेंगे तब आप समझेंगे कि ये डेटा ना एक सरफेस का हुआ, ये एक साइड का हुआ, केवल कि एक तरफ में अभी इतना इल्यूमिनेशन का बन रहा है, अभी इतने ल्यूमेंस रिक्वायर्ड हो रहे हैं एक साइड पे। आपको पूरे वॉल्यूम का बताना है तो क्यूब के कितने साइड्स होते हैं उसी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्यूब जैसे ही बोला आपको ऐसे 6 सरफेसेस को इल्यूमिनेट करना है इसी लेवल पे। तो जब एक सरफेस पे 24,000 ल्यूमेन की रिक्वायरमेंट है तो 6 सरफेस पे कितने की रिक्वायरमेंट होगी? टोटल 500 सब तरफ बनाने के लिए। तो अब आपका आंसर हो जाएगा कि फाइनल इल्यूमिनेशन जो है या फाइनल जो फ्लक्स रिक्वायर्ड है ये हो जाएगा 24,000 इंटू 6। 6 4 24, 4 2 6 2 12, 13 14, 1,44,000 ल्यूमेंस की फ्लक्स आपको रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर डी नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है। इस सवाल के अंदर नयापन इसी मामले में था कि यहाँ पर हर बार आप ऐसे जितने भी क्वेश्चंस देखिएगा अभी रिसेंट के जितने भी एग्जामिनेशंस में आए हैं उस सब में एरिया के फॉर्म में डेटा देता है, आपको लेंथ और विड्थ के फॉर्म में दे दिया। तो 2 डायमेंशनल नहीं, यहाँ आपको 3 डायमेंशनल दिया हुआ था, मतलब यहाँ पूरा वॉल्यूम दे रखा है। तो उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो हमेशा उसको एक एज अ क्यूब जब आप लेकर के सॉल्व कर रहे हैं तब आप देखेंगे 6 फेसेस है। और जब नॉन रिफ्लेक्टिव बोल दिया, अगर मान लो रिफ्लेक्टिव बोलता तो आप सोचते कि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आपको फिर फैक्टर बताता कि रिफ्लेक्शन फैक्टर इतना है, तो वो रिफ्लेक्शन फैक्टर आप कंसिडर करते हैं, लेकिन वो और बड़ा सवाल बन जाता। ठीक है, तो ऐसा सवाल 3 नंबर में एसएससी में तो पूछ सकता है, लेकिन पीजीसीआईएल में उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, लेकिन इतना बड़ा सवाल तो पूछ सकता है, पॉसिबल है। यहाँ एक छोटा सा ट्रिक था कि क्यूब की कंडीशन आपको अज्यूम करनी थी। ठीक है, तो चलिए दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप आपको मस्त से क्लियर हो गया होगा। तो आज का सेशन अब यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इल्यूमिनेशन आपने अभी रिवाइज किया मस्त तरीके से, ऐसे ही आने वाले दिन पे आपके लिए और अदर टॉपिक का क्वेश्चन जो है, चाहे ट्रैक्शन हो, हीटिंग हो, वेल्डिंग हो, इनका अब एक कंबाइंड सेशन में और लेकर के आऊँगा आपके लिए, जिसमें आपका यूडब्ल्यूटी कंप्लीट हो जाएगा बढ़िया से। तो पीजीसीएल के पेपर से पहले एक और बढ़िया सा सेशन यूडब्ल्यूटी का आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगला जो सेशन आपके लिए रहेगा वो खूब इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें एक और नई चीज़ आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है, फॉर स्पेशली फॉर पीजीसीएल स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अब आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन अब यहीं पर स्टॉप करते हैं। मस्त से आप लोग रिवीजन करते रहिए एंड टेक केयर। अगले सेशन में सेम टाइम पर मिलते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और बढ़िया से कनेक्टेड रहिए, मस्त तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।